देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है, उस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से फैराडे लॉ काम करता है। मतलब इनडायरेक्टली हम लोगों ने फैराडे लॉ की पूरे के पूरे थ्योरी पार्ट को कवर कर लिया है। फैराडे के टोटल 2 लॉ थे, दोनों लॉ को हमने पढ़ा है। तो आज की क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं फैराडे लॉ के ऊपर। ठीक है, अब देखो फैराडे लॉ में आपको किस किस तरीके के न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला जो कंसेप्ट आपको याद रखना है, बहुत ही बेसिक मतलब बहुत ही बेसिक लेवल पर, जो आपने फिज़िक्स वगैरह में भी पढ़ा होगा, वो होता है Q इक्वल्स टू आई टी, जहाँ पे Q का मतलब होता है चार्ज, ठीक है, और I का मतलब होता है आप लोगों का करंट, और T का मतलब होता है वो टाइम इंटरवल जितने समय के लिए करंट को फ्लो करवाया गया है। ठीक है, और जो फैराडे का फर्स्ट लॉ है, वो फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जो W होता है, ठीक है, W का मतलब होता है वेट ऑफ सब्सटेंस। जैसे तुम लोगों ने कई बार केमिस्ट्री में ये वर्ड सुना होगा कि इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, या फिर तुम लोगों ने कई बार ऐसा सुना होगा कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं। तो उस दौरान हम किसी भी अदर, ठीक है, ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी अदर मेटल की कोटिंग लगाते हैं। तो ऑब्वियस है कि हम लोगों को इलेक्ट्रोलिसिस करनी होती होगी। तो कितना वेट ऑफ सब्सटेंस बना, वेट ऑफ सब्सटेंस फॉर्म्ड एट इलेक्ट्रोड। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कौन सा वाला इलेक्ट्रोड, एनोड या कैथोड, में इसके बारे में बात ही नहीं कर रही। वेट ऑफ सब्सटेंस फॉर्म्ड एट इलेक्ट्रोड अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के। मतलब जितनी देर तक के लिए आप चार्ज को सर्कुलेट करवाओगे, उतना ज़्यादा वेट ऑफ सब्सटेंस क्या होगा, फॉर्म होगा। अब एज यू नो कि हम लोग कभी भी प्रोपोर्शनैलिटी की साइन में तो यार काम कर नहीं सकते, है ना, हमें तो इक्वल टू चाहिए। तो इसी लॉ को मैथ्स में न्यूमेरिकली मॉडिफाई किया जाता है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन इंट्रोड्यूस किया जाता है, सॉरी हटाया जाता है, और वहाँ पे एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वहाँ पे हम लोग क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, कांस्टेंट। ये बहुत ही बेसिक लेवल की मैथ्स है कि अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो आपको कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, जो कि आपने लगाया है ना। सो देयरफॉर यहाँ से वेट इक्वल टू कांस्टेंट। अब जो कांस्टेंट यहाँ पे लिया जाता है ना, बराबर, यहाँ पे जो कांस्टेंट बेसिकली लिया जाता है, दैट कांस्टेंट इज बेसिकली योर z। तो फॉर्मूला बन गया W इक्वल टू जेड क्यू। ठीक है, या फिर अगर तुम Q की जगह ये चीज़ सब्सटीट्यूट कर दो कि Q इक्वल टू आई टी होता है, तो ऐसे केस में फॉर्मूला बन जाएगा Z इक्वल टू आई इंटू टी। ये चीज़, यही आपका फैराडे का फर्स्ट लॉ है। ठीक है, कि इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जहाँ पे आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो, उस इलेक्ट्रोड पे कितना वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके किस चीज़ के, कि आपने कितने देर तक चार्ज को, कितनी क्वांटिटी ऑफ चार्ज बेसिकली आपने वहाँ पे पास करवाया है। अच्छा, यहाँ पे जो ये कांस्टेंट हमने इंट्रोड्यूस किया, एज वी ऑल नो कि ये कांस्टेंट है, बट इस पर्टिकुलर कांस्टेंट को कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और अगर मैं शॉर्ट फॉर्म की बात करूँ तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है ECE। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ECE, बराबर। और अगर तुम थोड़ी सी भी बेसिक फिजिक्स जानते हो या थोड़ी सी भी बेसिक केमिस्ट्री जानते हो, तो कई बार जब लोगों को ये डिफ़ाइन करना होता है कि भैया ज़रा ये Z को डिफ़ाइन तो करो, तो Z को या किसी भी क्वांटिटी को डिफ़ाइन कैसे किया जाता है। देखो, जब तुम 9th या 10th स्टैंडर्ड में होगे तो आपकी लाइफ में एक फॉर्मूला होगा, V इक्वल टू, नहीं रुको रुको, हाँ, V इक्वल टू IR, ओहम्स लॉ वाला आई थिंक। तो वहाँ पे अगर आपको ये डिफ़ाइन करना हो कि रेजिस्टेंस क्या है, तो आई थिंक आप लोग इस तरीके से डिफ़ाइन करते हो ना कि व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट अंडर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, देन एट दैट टाइम द रेजिस्टेंस डेवलप
इज नोन एज 1 ओहम वगैरह वगैरह। यानी कि वेन एवर यू हैव टू डिफाइन समथिंग, आप चीज़ों को हमेशा 1 पुट करते हो। तो इफ़ यू वॉन्ट टू डिफाइन z, ठीक है, व्हेन यू वांट टू डिफाइन z, देन एट दैट टाइम आप क्या बोलोगे कि अगर 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 हम लोगों ने चार्ज, अगर q की वैल्यू हम लोगों ने 1 कूलम की, देन द वेट प्रोड्यूस्ड, देन द वेट प्रोड्यूस्ड इज नोन एज z। तो उस वक्त आप लोगों का जो वेट प्रोड्यूस्ड होगा, उस पर्टिकुलर वेट को हम लोग क्या कहेंगे, z कहेंगे, है ना। या फिर इसको इस तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, कि अगर मान लेते हैं 1 एम्पियर का करंट फ्लो करवाया गया, इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोज, अगर आपने 1 एम्पियर का करंट फ्लो करवाया, कितनी देर के लिए करवाया वो भी मायने रखता है, फॉर 1 सेकेंड, सच दैट कि वो I इंटू टी का मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू 1 ही रह गया। तो अब वही सेम प्रवचन, देन द वेट प्रोड्यूस्ड इज नोन एज आप लोगों का क्या कहते हैं, z। ठीक है, बराबर। तो यानी कि 1 कूलम की चार्ज को या तो तुम पास करवाओ, या फिर 1 एम्पियर के करंट को 1 सेकेंड तक पास करवाओ, तो उस वक्त जो वेट प्रोड्यूस होगा उसको z कहेंगे। देखो वैसे तो मुझे न्यूमेरिकल करवाने थे, बट स्टिल मैंने थोड़ी सी थियरी रिपीट कर दी ना, इससे न्यूमेरिकल करते वक्त काफ़ी आसानी हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा एक पॉइंट और है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये जो z होता है, ये z डिपेंड किस पे करता है, जैसे अलग अलग कांस्टेंट अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, है ना, अलग अलग कांस्टेंट अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। तो ये जो z वाला कांस्टेंट है, ये किस पे डिपेंड करता है। देखो मैंने क्या बात की कि वेट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड, है ना, तो ये बेसिकली सब्सटेंस जो प्रोड्यूस्ड हो रहा है, सब्सटेंस जो प्रोड्यूस्ड हो रहा है उसके नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास आयरन है तो z अलग होगा, अगर आपके पास एल्यूमिनियम है तो z अलग होगा, वगैरह वगैरह। डन, चलो आगे बढ़ते हैं फिर इसमें। अब देखो सवाल तुम लोगों को किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। अभी जैसे बहुत ही ग्राउंड ज़ीरो लेवल के अगर मैं सवाल की बात करूं, तो एक सवाल देखो इस तरीके से है, फाइंड दी स्ट्रेंथ ऑफ करंट। ठीक है, मैं आज फराडे के से फर्स्ट लॉ के न्यूमेरिकल्स ही लूँगी। ठीक है, फराडे के सेकंड लॉ के न्यूमेरिकल्स हम लोग कल डिस्कस करेंगे, आज हम लोग सिर्फ फर्स्ट लॉ के न्यूमेरिकल्स से बातचीत करेंगे। फाइंड दी स्ट्रेंथ ऑफ करंट दैट विल liberate 5.6 लीटर ऑफ O2 at NTP, ठीक है, at NTP फ्रॉम वाटर इन 3 आवर्स। तो देखो ये तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, साफ साफ समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फैराडे लॉ ऑफ का है, फर्स्ट लॉ का है, बिना ज़्यादा कोई दिमाग खर्चा किए। तो पहले तो गिवन डेटा एक्यूमुलेट कर लेते हैं यार कि हमारे पास है क्या। 3 आवर्स मतलब आपको टाइम दिया हुआ है 3 घंटे। ध्यान रखना जो आवर्स है उसमें हमको काम करना ही नहीं है, हमको काम करना है सेकेंड्स में, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं सेकेंड्स में डेटा को कन्वर्ट करूँ तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। फंडामेंटल मैथमेटिक्स है, कोई कठिन कार्य की नहीं है मैंने यहाँ पे। अच्छा, अभी यहाँ पर जो चीज़ प्रोड्यूस हो रही है वो हो रही है 5.6 लीटर का O2। हमने ऊपर क्या बात की थी, वेट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे भाई वेट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस के बदले वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस हमको दिया हुआ है मैडम, बट हमको तो बेसिकली बातचीत करनी है वेट में, यहाँ तो वॉल्यूम दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इससे इसका वेट निकालेंगे। क्या हम इसका वेट कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, कैन वी कैलकुलेट 5.6 लीटर का जो ये डेटा है, क्या ये 5.6 लीटर का डेटा वेट में कन्वर्ट हो सकता है क्या। तो देखो यहाँ पर आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है, जो कि आपने क्लास 11th का जो मोल कंसेप्ट है ना, बराबर, जो कि क्लास 11th का आपका मोल कंसेप्ट है, आपने वहाँ ये देखा होगा। ये जो वर्ड है NTP, ठीक है, और जो आप लोगों का दूसरा वर्ड होता है
एसटीपी, क्या ये आप लोगों ने कभी भी देखा है क्या मोल कंसेप्ट में? बिल्कुल देखा है ना? हम लोगों को ये पता है कि एसटीपी पे या फिर एनटीपी पे हम लोग क्या काम करते हैं। एसटीपी पर या एनटीपी पर हम इस तरीके के काम करते हैं कि 1 मोल इक्वल टू 22.4 लीटर, बराबर। ये स्टैंडर्ड डेटा है कि एसटीपी पर या फिर एनटीपी पर आपका जो 1 मोल होता है वो 22.4 लीटर ऑफ गैस ऑक्यूपाई करता है। वैसे मैंने मोल कंसेप्ट पढ़ाते वक्त बताया था कि एनटीपी पे डेटा थोड़ा सा अलग होता है, बट स्टिल भी हम लोग कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए दोनों को सेम लेते हैं। मैं नहीं लेती हूँ, पूरी दुनिया सेम लेती है। तो 1 मोल इक्वल टू 22.4 लीटर है, ये चीज़ फिक्स है। बट वी हैव 5.6 लीटर्स। तो आप खुद सोचिए कि यहाँ पर कितने मोल्स रहे होंगे ताकि आंसर 5.6 आए। तो मैंने मान लिया कि x मोल्स रहे होंगे। और नाउ आई हैव टू डू बेसिक क्रिस क्रॉस, है ना। बेसिक क्रिस क्रॉस अगर मैं करूँगी तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरे पास कितनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल है। मतलब मुझे ये पता चल गया कि 5.6 लीटर्स इक्वल टू हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, है ना। x इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, बराबर। तो 5.6 को अगर आप डिवाइड करेंगे 22.4 से, सो आंसर विल बी 0.25। ठीक है, आंसर विल बी 0.25, जिसको मैं 25/100 लिखूंगी और 25/100 विल बी माई 1/4। सो मेरे पास जो मोल्स ऑफ O2 है वो कितने हैं? 1/4। मतलब मैंने इनडायरेक्टली वॉल्यूम को मोल्स में कन्वर्ट कर लिया। बट जो मेरा फॉर्मूला है मैडम, वो फॉर्मूला तो ये कहता है ना कि आपको तो आपका डेटा तो वेट में होने को होना, तो आपने वेट में तो डेटा को कन्वर्ट किया ही नहीं, आप तो मोल्स लेकर बैठ गए हो। तो क्या हम लोग अगेन जो हमारी लोअर क्लास की केमिस्ट्री है उससे क्या हम वेट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, सिंपल सा कंसेप्ट है। मोल्स होता है मास अपॉन में मोलर मास, यही होता है मोल्स। अब आपको मोल्स कितने दिए हैं? मोल्स आपको दिए हैं 1/4। ठीक है, मास आपको नहीं पता। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है? 32। सो अगर मैं यहाँ से कैलकुलेशन करूँ तो मेरे पास यहाँ से मास इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8 ग्राम। यानी कि वो जो 5.6 लीटर की जो O2 थी मेरे पास, वो बेसिकली 8 ग्राम O2 है। तो इनडायरेक्टली कभी भी अगर आपको वॉल्यूम दिया जाए, काम हमेशा मास में होगा। इस तरीके से मास में लेकर आओगे। ठीक है, अच्छा, फाइंड क्या करने को बोल रहा है? फाइंड दी स्ट्रेंथ ऑफ करंट, मतलब कितना एम्पियर करंट पास हुआ ये बताना है। खत्म कहानी। तो अभी अभी हम लोगों ने ऊपर फॉर्मूला डिस्कस किया है, W इक्वल्स टू Z I और यहाँ पे T। अब मुझे देखो वेट पता है, अब मुझे T पता है, मैं इस I को टू फाइंड तो मैं कर लूँगी। बट मेरे को इस फॉर्मूले में जो सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन है मेरा Z, हे राम, वो तो दिया ही नहीं है। अब हम क्या करें बताओ? अब हम क्या करें? ये तो हमसे मतलब गड़बड़ हो गई ना, ये डेटा तो हमको दिया ही नहीं है। अब अगर हमको ये डेटा ही नहीं दिया, Z इस क्वेश्चन में ही नहीं दिया, तो मैक्सिमम बच्चों की गाड़ी यहीं पर आकर अटक जाती है कि बिना Z के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। क्योंकि जब आपके पास Z ही नहीं है तो आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे? खुद सोचो। तो ऐसे केस में क्या मैडम हम Z निकाल सकते हैं क्या? तो तुम तो बोलोगे कि नहीं मैडम, Z तो एक कांस्टेंट है, आप Z कैसे निकालोगी? आप ही ने तो कहा ना। तो Z तो एक कांस्टेंट होता है जो सब्सटेंस प्रोड्यूस इससे वेरी करता है। तो जब आपको Z दिया ही नहीं है तो आप क्या सोच रहे हो? आप Z निकालने वाले कैसे हो? तो देखो, मैंने अभी अभी तुम लोगों को बताया था कि Z आखिर होता क्या है। अगर आप 1 कूलम का चार्ज पास करते हैं, अगर आप 1 कूलम का चार्ज पास करते हैं, है ना, अगर आप 1 कूलम का चार्ज पास करते हैं तो उस वक्त जो वेट प्रोड्यूस होता है, दैट वेट इज़ बेसिकली योर Z। दैट वेट इज़ बेसिकली योर Z, बराबर। हाँ, अब यहाँ पर लेकिन वेट कितना प्रोड्यूस हुआ?
हमें क्या पता, हम कोई एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं रहे। तो ये जो आपका फॉर्मूला होता है ना, W इक्वल टू ZIT, इसी फॉर्मूले में चेंज आता है। चेंज इस तरीके से आता है, वेट वैसे का वैसे ही रहता है, वेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, उसको कोई लेना देना भी नहीं है। हाँ, चेंज बस इतना आ जाता है यहाँ पर कि आप लोगों के पास ये जो I और T है ये वैसे का वैसे ही रहता है, लेकिन ये जो क्वांटिटी है Z, इस Z वाली क्वांटिटी के बदले में हम लोग यहाँ पे एक टर्म इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या एक टर्म इंट्रोड्यूस कर देते हैं। क्या होती है वो आप लोगों की टर्म? वो टर्म होती है अपॉन में 96500। क्या ये चीज़ जानते हैं हम लोग? देखी देखी लग रही है या कहीं? हाँ, ये कहीं कहीं देखी तो लग रही है। कहाँ देखा है इसको? अरे ये तो वो 96500 कुलुम। थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कैसा है, नोट्स को रिवाइज करना तो तुम्हें ये 96500 कुलुम आराम से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और ऊपर 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 न्यूमरेटर में जो टर्म इंट्रोड्यूस होती है दैट इज़ ई, यानी कि इनडायरेक्टली मैंने z को रिप्लेस कर दिया है किससे? आपके e अपॉन 96500 से। बट मैडम यहाँ पे अब ये ई किस बला का नाम है यार? ई भी तो नहीं पता हम लोगों को, आप ई भी तो नहीं बताए हो। ये ई क्या है? ई का मतलब है इक्विवेलेंट वेट, जो कि एक फिक्स क्वांटिटी है, जैसे एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास है ना। तो ई का मतलब होता है इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट हम लोग कैसे निकालते हैं? हमने रेडॉक्स वाले चैप्टर में पढ़ा है ना। जो भी आपका मोलर मास होता है उसको आप डिवाइड कर देते हो वैलेंसी फैक्टर से, तो आपको आपका इक्विवेलेंट वेट पता चल जाता है। आपको आपका इक्विवेलेंट वेट पता चल जाता है। अभी हम जानते हैं कि मोलर मास ऑक्सीजन का कितना है? 16 है, बराबर। अच्छा, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है? अब देखो, अलग अलग चीज़ों के वैलेंसी फैक्टर निकालने के तरीके अलग अलग है। जैसे किसी एसिड का वैलेंसी फैक्टर निकालना है तो अलग तरीका है, किसी रेडॉक्स रिएक्शन का निकालना है तो अलग तरीका है ना। ये सब हम लोगों ने 11th क्लास में जो रेडॉक्स चैप्टर है उसमें पढ़ा था। बट O2 का मैडम कैसे निकालें? तो आप देखो, ऑक्सीजन कभी भी अकेला नहीं रहता, वो हमेशा O2 के फॉर्म में रहता है, मतलब 2 वाले फॉर्म में। तो यानी कि आप मान के चलो इसका जो वैलेंसी फैक्टर है, या फिर जिसको कई लोग n फैक्टर कहते हैं, वो आपका 2 है, और डिवाइड करके आंसर आया 8। अब आप फटाफट वैल्यूज पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। वेट हम पहले ही निकाल चुके थे, बोलो कितना? 8 इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट भी कितना आया? 8। करंट मुझे निकालना है दैट इज I। टाइम मेरे पास दिया हुआ है, कितना था हम लोगों का टाइम? हमने जो ऊपर निकाला था 3 × 60 × 60, तो ये 3 × 60 × 60, ठीक है, अपॉन में क्या है? 96500। जो कैंसिलेशन होती है वो कर दो। देखो ये 2 0 तो आपके उड़ गए, ये 8 और ये 8 आपका उड़ गया। तो बेसिकली आपके पास बचा 965 अपॉन में 3 × 6 × 6 इक्वल टू I। ठीक है, कैलकुलेशन वाला पार्ट है, बहुत ही सिंपल सादा सा, मेरे हिसाब से तो तुम लोग कर लोगे। कितना आएगा? 6 6 36, 36 × 3 कितना हो जाएगा? 108। तो 965 को तुम्हें डिवाइड करना है 108 से, तो I अप्रॉक्सीमेटली आपका 8.9 समथिंग आ जाएगा एम्पियर। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करना। पहली बार कर रहे हो इसीलिए तुमको लग रहा है कि अरे यार ये तो कितना बड़ा है, ये तो कितना कठिन है, बट रियलिटी ये अटेम्प्ट बड़ा है और ना ही ये आपका क्वेश्चन कठिन है। याद रखना, वॉल्यूम में हमारे को काम करने का ही नहीं है, वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करना। कई बार न्यूमेरिकल्स में आपको चीज़ें डायरेक्टली दी हुई रहती हैं, z की वैल्यू इतनी, इक्विवेलेंट कांस्टेंट बराबर इतना, लेकिन कई बार आपको नहीं दिया हुआ रहता है। तो जब नहीं दिया हुआ रहेगा तब आपको ये E अपॉन 96500 ये वाला कंसेप्ट यूज़ करना रहेगा। थ्योरी में मैंने वैसे ये पूरा डिराइव करके बताया है कि ये चीज़ आई कहाँ से है, ठीक है, बट स्टिल अगर कोई भूल गया है तो एक बार चीज़ों को वापस से देख लो। अच्छा, ई क्या है? इक्विवेलेंट मास, ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन बोला है हाउ मैनी आवर्स। अब देखो यहाँ पे आपसे बेसिकली ऊपर करंट मांग रहा था और इस बार आप लोगों को करंट इस बार दिया हुआ होगा, ठीक है, और आपको क्या दिया होगा, हाउ मैनी आवर्स पूछा होगा। खैर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। क्या बोल रहा है कि आपके पास एक कैलकुलेटर है, वो कैलकुलेटर आपका मर्क्यूरी बैटरी से रन करता है, ठीक है। उस मर्क्यूरी बैटरी का जो पोटेंशियल है वो बता रहा है कि कितना है, 1.34 वोल्ट, ठीक है। अच्छा, अब आगे वहाँ पे ये कह रहा है कि इफ़ अ मास ऑफ 1 ग्राम, अब ऑब्वियस है कि मर्क्यूरी की बैटरी है तो मर्क्यूरी का कुछ ना कुछ तो कंपाउंड होगा ही होगा, इज़ अवेलेबल एट कैथोड। खैर पूरे डेटा को पढ़ लेते हैं। अब जितना भी हमारा आज का डिस्कशन हुआ, उस आज के डिस्कशन पे एक बंदे को ये लग सकता है कि अरे फेराडे के फर्स्ट लॉ ऑफ में तो सिर्फ और सिर्फ जेड होगा, सिर्फ आई होगा, फिर सिर्फ टी होगा, या फिर चार्ज यानी कि क्यू होगा। ये आपने यहाँ पर अचानक से ये पोटेंशियल, वॉट यानी कि पावर, ये सारे टर्म्स आपने कहाँ से इंट्रोड्यूस कर दिए, ठीक है। अचानक से उसके दिमाग में आएगा। तो देखो ये बेसिक फिजिक्स है, ये बेसिक फिजिक्स में आपको बहुत सारी चीज़ें पता है, आप वो बेसिक फिजिक्स को यूज़ कर सकते हो यहाँ पर कि ये बेसिक फिजिक्स क्या कहती है। देखो टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ पे वॉट किसकी यूनिट होती है, हम लोग सब जानते हैं वॉट आपकी यूनिट होती है किसकी, पावर की। तो खैर आप लोगों के पास यहाँ पे जो डेटा है वो डेटा क्या है, एक पावर का डेटा है। बट हम लोगों के पास पावर से रिलेटेड तो फेराडे लॉ में तो कोई न्यूमेरिकल या कोई फॉर्मूला तो है ही नहीं। ये अचानक से ये कहाँ से आ गया ये फॉर्मूला, खैर देख लेते हैं कहाँ से आया है, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसमें जो P इक्वल टू कुछ फॉर्मूले बेसिक्स तुमने अपने पढ़ के रखे होंगे जब तुम छोटे कक्षा में होगे, पावर वाला है ना। जब तुम क्लास 9th में या क्लास 10th में होगे तो वहाँ पे पावर से रिलेटेड कुछ तो ऐसे फॉर्मूले होंगे। तो हाँ बिल्कुल थे। तो हम लोगों ने जो आपका पावर है, पावर से रिलेटेड क्या फॉर्मूलेस पढ़े हुए हैं, P इक्वल्स टू ये V मल्टीप्लाई बाय आई। अब तुम्हें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पावर दी हुई है वॉट में कितनी, 5 इंटू, ठीक है, आपका 10 की पावर -4 वॉट, यानी कि आपको क्या दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है, बढ़िया है। तो यहाँ पे पावर की जगह ये आ गया 5 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है। ये वाला हम लोगों ने यहाँ पे डेटा पुट कर दिया। अच्छा ठीक है, इक्वल टू V, ये तुमको दिया है क्या, बिल्कुल दिया हुआ है। अच्छा कितना दिया हुआ है, ये दिया है 1.34 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर तुम वैल्यूज़ को प्रॉपरली पुट करोगे तो यहाँ से तुम लोगों के पास क्या आ जाएगा, आप लोगों का आ जाएगा आई। सो देयरफॉर आई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जानी है, ठीक है, आप लोगों की यहाँ से आई की वैल्यू कितनी आ जानी है, 5 इंटू 10 की पावर आपका -4 डिवाइड बाय 1.34, ये आ जाएगा। मैं पूरा कैलकुलेशन नहीं कर रही हूँ, ठीक है, पूरी तरीके से कि काट पीट करके आंसर पॉइंट में निकाल रहा हूँ, मैं इतने में ही छोड़ रही हूँ। अच्छा एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपका जो 1 वोल्ट होता है वो बेसिकली आपके 1 वॉट के बराबर होता है। तो ऐसा नहीं है कि लेफ़्ट हैंड साइड में मैंने एक अलग यूनिट इस्तेमाल की है और ऐसा नहीं है कि मैंने राइट हैंड साइड में एक अलग यूनिट इस्तेमाल की है। लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ जो यूनिट्स हैं, एक जगह वॉट लिखा हुआ है, एक जगह आपका वोल्ट लिखा हुआ है, बट बेसिकली दोनों की दोनों ही डेटा, दोनों का दोनों इन्फॉर्मेशन आपका क्या है, सेम है, ठीक है। एक तो बहुत सारे लोग इसी में अटक जाते हैं कि अरे यार एक तरफ वॉट है एक तरफ वोल्ट है, क्या करें, वो लोग उठा के उसको कुछ कन्वर्जन करने लगते हैं। और कई तो ऐसी महान आत्माएं होती हैं उनको यूनिट से कोई मतलब नहीं, अगर एक तरफ मीटर भी होगा एक तरफ सेंटीमीटर भी होता है तो भी वो उठा के न्यूमेरिकल सॉल्व कर डालती है। कई ऐसे भी होते हैं, बट जो लोग बहुत ही न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त यूनिट कॉन्शियस होते हैं कि नहीं यार चाहे जो हो जाए मेरी यूनिट गलत नहीं होनी चाहिए, उनको यहाँ समस्या आती है। खैर किसके बारे में बात की जा रही है, मर्क्यूरी के बारे में बात की जा रही है। तो ठीक है देख लेते हैं मर्क्यूरी का भी। हाँ अभी क्या है हम लोगों का,
सॉरी मैं क्या बात कर रही थी, भूल गई। हाँ, फॉर्मूला है हम लोगों के पास W इज़ इक्वल्स टू E अपॉन में 96500, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आई मल्टीप्लाई बाय टी। अब देखो टी तो मुझे कैलकुलेट करना है और क्वेश्चन में मुझको जो मेरा वेट है वो दिया हुआ है कितना, 1 ग्राम। ई यानी कि इक्विवेलेंट मास, ठीक है, ई यानी कि कितना, इक्विवेलेंट मास। तो अभी अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो एलिमेंट होता है जो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, जो वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, देखो Z क्या है, Z एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किस चीज़ की, आपका जो प्रोड्यूस हो रहा है। तो आपको अपने क्वेश्चन में ये देखना पड़ेगा कि प्रोड्यूस आखिर हो कौन रहा है, ठीक है, प्रोड्यूस आखिर हो कौन रहा है। तो क्वेश्चन को जब आपने पढ़ा, देखा, समझा, तो आपने देखा कि अच्छा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो हम लोगों के पास मर्क्यूरी की एक बैटरी है और मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है वो बेसिकली कैथोड पे अवेलेबल है। खैर देख लेते हैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड के बारे में भी, बट इस तरीके से ये चीज़ हो गई। अच्छा ई के बारे में भी बात कर लेते हैं, बट बाद में करते हैं। चलो पहले वैल्यू पुट कर दो, अपॉन में 96500 मल्टीप्लाई बाय आई। आई कितना है हमें क्या पता, आई कितना है भाई, तो ये आई निकाले हैं ना हम ऊपर अभी, 5 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन में 1.34 टाइम आपको निकालना है। अभी इससे जो टाइम निकल के आएगा, खैर देखते हैं कितना आता है। देखो 96500 इंटू में 1.34 हो गया, ठीक है, अपॉन में ये कितना आ जाएगा आपका 5 इंटू 10⁻⁻4 इंटू में ई आ जाएगा, इक्वल टू में आपका टाइम आ जाएगा। तो टाइम वाला काम वो मैं तुम्हारे लिए छोड़ रही हूँ, वो तुम निकाल लेना। अब बात आती है ई का हम लोग क्या करें, ठीक है। तो क्योंकि इस पर्टिकुलर सेल में मर्क्यूरी बैटरी इस्तेमाल हो रही है, HgO, ठीक है, HgO का इस्तेमाल हो रहा है। तो अब जो ये HgO है इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, तो सिल्वर एंड मर्क्यूरी ये आप लोगों के ऐसे दो डेटाज हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा ही पड़ेगा। अभी यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि कैथोड पर HgO है, तो गलती से भी ये मत करना कि सिर्फ मर्क्यूरी का इक्विवेलेंट मास दे दो, जो इलेक्ट्रोड पर है इक्विवेलेंट मास भी उसी का होगा, ध्यान रखना। तो अगर मैं HgO का मोलर मास पे बातचीत करूँ तो HgO का मोलर मास होता है लगभग अप्रॉक्सीमेटली 216.6। एग्जैक्ट नहीं निकाल रही हूँ मैं, रफ कैलकुलेशन कर रही हूँ। और अगर मुझे इसका इक्विवेलेंट मास निकालना है तो तुम मुझे ये बोलोगे कि मैडम ऊपर तो आपने कहा था कि क्योंकि O2 2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए आप डिवाइड बाई 2 कर दो। लेकिन यहाँ तो Hg यानी कि मेटल, वो तो अकेला एग्जिस्ट करता है, और O यानी कि वो तो 2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो 1 से डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करें कि 1 + 2 3 से डिवाइड करें, तो ऐसा कुछ अपना शैतानी खोपड़ी नहीं चलाना। देखो अगर HgO को मर्क्यूरी सेल है, अगर वो कैथोड पर है, तो पूरी दुनिया जानती है कि कैथोड पर क्या होता है। हमने बेसिक पढ़ी है ना केमिस्ट्री, एनोड और कैथोड। कैथोड पे रिडक्शन होता है, यानी आपका Hg2+ बन रहा होगा समथिंग और O2 नेगेटिव कुछ हो रहा होगा। तो आप देखो कि यहाँ पे ये पावर कितनी है, 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 0, तो 0 से 2 गए मतलब वैलेंसी फैक्टर यहाँ कितना है, 2 है। तो 216.6 को आप डिवाइड करोगे 2 से तो कितना आएगा, समथिंग 108 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो जो भी हो समथिंग समथिंग आए वो यहाँ पे आप पुट कर देना, ठीक है। सवाल प्यारा ही रहेगा, मैं बता रही हूँ। इस सवाल में स्टूडेंट को एक ही जगह दिक्कत जाती है, वो होता है इक्विवेलेंट मास, ठीक है, वो होता है इक्विवेलेंट मास, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन में बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कांस्टेंट करंट पास किया जा रहा है, कितने एम्पियर का, 30 एम्पियर का। अच्छा कभी कभी क्वेश्चन वाला आपसे ये भी गेम खेल जाता है कि आपको एम्पियर वाला टर्म ना देकर कुछ मिली एम्पियर वगैरह वगैरह इस तरीके का वो दे देता है, ठीक है। तो अगर इस तरीके का देगा तो ध्यान रखना आपको एम्पियर में कन्वर्ट होते आना चाहिए। ओके चलो आ जाते हैं आगे क्वेश्चन में।
क्वेश्चन में बोला है कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है। रुको, पहले मैं पूरा क्वेश्चन लिख लेती हूँ, फिर बात करते हैं। चलो, ये हो गया आप लोगों के सामने सवाल। बोल रहा है कि एक कांस्टेंट करंट 30 एम्पियर का पास किया जा रहा है। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, 1 घंटे के लिए पास किया जा रहा है। तो चाहे तुम्हारे दिमाग में कुछ आए या ना आए, चाहे तुम्हारे दिमाग में कितना भी कबाड़ क्यों ना भरा हुआ हो, तुरंत तुम्हें समझ में आना चाहिए कि मुझे क्यू दिया, सॉरी मुझे आई दिया है, मुझे टी दिया है, बराबर। तो मैं फटाक से क्या कैलकुलेट कर लूँ, मैं फटाक से क्यू कैलकुलेट कर लूँ, बराबर। तुरंत तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए। चलो ठीक है, लेट्स से तुमने क्यू कैलकुलेट कर भी लिया। आत्म शांति के लिए मान लेते हैं हमने क्यू कैलकुलेट कर भी लिया। अब आगे क्या? तो क्यू कैलकुलेट करके कई लोग छोड़ देते हैं कि चलो कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन को पढ़ो तो सही क्या बोला है। हाउ मेनी ग्राम ऑफ NaOH एंड हाउ मेनी लीटर्स ऑफ Cl2 एट STP आर प्रोड्यूस। मतलब NaOH कितना बना, Cl2 कितना बना, ये आपको कैलकुलेट करना है। डेटा दोनों के लिए सेम रहेगा। तो अगर आपको वेट ऑफ NaOH कैलकुलेट करना है तो आपको इक्विवेलेंट वेट भी NaOH का ही डालना पड़ेगा। अपॉन में 96500 वैसे का वैसी, मल्टीप्लाई में I मल्टीप्लाई बाई टी। अब देखो, मैंने अभी क्लास के स्टार्टिंग में क्या कहा था, किसी एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका अलग है, सॉल्ट्स का अलग है, एक रेडॉक्स रिएक्शन का अलग है, मेटल का अलग है, नॉन मेटल का अलग है, जो कि हम ऑलरेडी रेडॉक्स में 11th क्लास में पढ़े हैं। तो वैसे ही जो NaOH होता है, इस NaOH में क्योंकि एक बेस है, अब देखिए OH कितने हैं, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि एक OH है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर होगा 1। अगर कोई मुझे इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने को कहेगा NaOH का, तो मैं कहूँगी मोलर मास जो कि NaOH का है 40, उसको डिवाइड करेंगे वैलेंसी फैक्टर से जो कि है 1। तो यहाँ से ये आ जाएगा 40 अपॉन में 96500 इंटू आई जो कि है 30 इंटू टी जो कि है 60 इंटू 60। अब ये कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ी जा रही है, आप इस कैलकुलेशन को कर लीजिए। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि वेट ऑफ NaOH आपका कितना बना। तो घबराना नहीं है कि यार इलेक्ट्रिसिटी तो मैं NaCl से पास करा रहा हूँ और पूछ NaOH का रहा है। ऑब्वियस है कि अगर तुम किसी चीज़ की इलेक्ट्रोलिसिस करवाओगे तो कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट बनेगा ना, बनेगा। कुछ कैथोड पे बनेगा, कुछ एनोड पे बनेगा, कुछ कंटेनर में बनेगा। फिर अब देखो, पूछ रहा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ Cl2 एट STP आर प्रोड्यूस, कि बताइए कि कितना लीटर का Cl2 STP पे बना। पहली बात तो हमारे पास जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है वो कभी भी आपके वॉल्यूम के लिए तो है ही नहीं, हमेशा वेट के लिए। अगर वॉल्यूम दिया है तो वेट निकालो, अगर वेट दिया है तो वॉल्यूम निकालो, कन्वर्जन आपको करना ही पड़ेगा, बराबर। तो ऐसे केस में आप डायरेक्ट वॉल्यूम ऑफ Cl2 पे मत कूदिए, आप प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करिए। क्या हो जाएगा, मैंने देखा है कई स्टूडेंट फॉर्मूला रटते हैं कि वॉल्यूम के लिए ये फॉर्मूला, वेट के लिए ये फॉर्मूला, बट देखो मेरे हिसाब से तो एक ही फॉर्मूला है जिसको लेकर मैं आज की क्लास के सारे न्यूमेरिकल्स करूँगी। एक भी मैं अलग फॉर्मूला यूज़ नहीं करने वाली। हर न्यूमेरिकल में कुछ अलग कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। क्योंकि ये चीज़ वेट ऑफ Cl2 क्या हो जाएगा, E Cl2 अपॉन में 96500 मल्टीप्लाई बाय आई मल्टीप्लाई बाय टी। खत्म बात। बिल्कुल मैडम। अब देखो, इक्विवेलेंट वेट आपको Cl2 का निकालना है। इसके लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए Cl2 का मोलर मास कितना है, जो कि मुझे लगता है कि 12वीं कक्षा में आ गए और इतना तो आना ही चाहिए। तो ये होता है 71, बराबर, डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। इसका मैडम इस बार हम लोग वैलेंसी फैक्टर कितना लें, तो जिस तरीके से ऑक्सीजन क्योंकि O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करती थी तो आपने 2 लिया था, तो वैसे ही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये भी तो डाई एटॉमिक होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे भी 2 लेंगे। तो इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा 35.5, बराबर, अपॉन में 96500 मल्टीप्लाई बाय आई। तो आई तो आपका 30 एम्पियर इसके लिए भी है,
और T 60 मल्टीप्लाई बाय 60, देखो ये कट गया। खैर इसकी कैलकुलेशन मैं कर देती हूँ, वो इसीलिए क्योंकि इसमें वॉल्यूम कैसे निकालेंगे ये कन्वर्जन आपको सिखाना है मुझको, है ना। ऊपर वाले में तो सादा सादा मास था तो डायरेक्टली मैंने कैलकुलेशन उसी पॉइंट पे छोड़ दी, बट यहाँ पर क्योंकि मुझको तुम्हें दिखाना है कि वॉल्यूम कैसे निकालना है, इसीलिए मैं कैलकुलेशन कर देती हूँ। मैंने कैलकुलेटर का प्रयोग किया है, पूरे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया, ये आ रहा है। इसको अभी मैं डिवाइड कर रही हूँ कैलकुलेटर से, ठीक है, 965 आ रहा है बराबर। तो ये आएगा 3.97, जिसे मैं अप्रॉक्सीमेटली राउंड ऑफ करके 4 ग्राम करके ले लेती हूँ। तो वेट ऑफ Cl2 जो मेरे पास प्रोड्यूस हुआ है वो कितना हुआ है, 4 ग्राम। बट क्वेश्चन वाले को ये वेट मिलकर खुशी नहीं हुई, वो क्या चाहता है, हे भगवान काश मेरे पास प्रोड्यूस होता वॉल्यूम। तो यार तुझे अगर वॉल्यूम दिया है तो तू वेट निकाल, तुझे वेट दिया है तो तू वॉल्यूम निकाल। देखो एक साइकिल है, वेट है तो मोल आ जाएगा, मोल है तो वेट आ जाएगा, ख़त्म बात। जैसे ही मोल आ गया, मोल से वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम है तो मोल आ जाएगा, ख़त्म। यानी कि अभी जो ये वेट है, देखो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स का फॉर्मूला होता है वेट डिवाइड बाय मोलर मास। मोल्स आपको नहीं दिए, आपको लेकिन वेट दिया हुआ है कितना, 4, डिवाइड बाय मोलर मास कितना होता है क्लोरीन का, 71। मैं भी पॉइंट में आंसर नहीं निकाल रही हूँ, मैं 4/71 छोड़ रही हूँ, तो मुझे मोल्स पता चल गए मेरे कितने हैं, 4.71। अब देखो क्वेश्चन में बड़े बड़े तरीके से आपको हिंट दिया है STP या फिर NTP। तो कितनी बार तुमको ये बता के हो चुका है कि अगर आप STP पे काम करो बराबर, या फिर अगर आप NTP पे काम करो तो जो 1 मोल होता है वो 22.4 लीटर के इक्विवेलेंट होता है बराबर। तो अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने वॉल्यूम दिया था, सॉरी, और मैंने मोल निकलवाया था बराबर। अभी मैं आपको मोल दे रही हूँ कितना, 4/71, और आपको वॉल्यूम निकालना है। तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो 22.4 मल्टीप्लाई बाय 4/71, ठीक है। अगेन मैं कैलकुलेटर का प्रयोग कर रही हूँ क्योंकि मेरा एम तुमको कैलकुलेशन सिखाना नहीं है, है ना, मेरा एम है कंसेप्ट कैसे करना है वो। तो कैलकुलेटर से मैंने पूरे तरीके से इसको डिवाइड किया, सब कुछ किया, ठीक है। तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है 1.26 लीटर। तो इतनी क्लोरीन गैस मेरे पास लीटर में प्रोड्यूस होगी अगर मैं उतने देर के लिए क्या करती हूँ, करंट को फ्लो करवाती हूँ। तो हो सकता है कई बार इंफॉर्मेशन आपको वॉल्यूम में दे दे और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वेट तक आना है, तो पहले आप वॉल्यूम से मोल्स वगैरह निकाल लीजिए और उसके बाद वेट तक आ जाइए, है ना। या फिर कई बार आप वेट निकाल के आपको वॉल्यूम पूछा जा सकता है, तो ऐसे में अगेन आप पहले मोल्स निकाल लीजिए और उसके बाद ये 22.4 लीटर्स का कंसेप्ट यूज़ करके आप वापस से वॉल्यूम में चले जाइए। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये जो कंसेप्ट है कि 1 मोल इक्वल टू 22.4 लीटर, ये आप तभी यूज़ कर सकते हो जब आपको कंडीशन STP की या कंडीशन आपको NTP की दी हुई हो। तो अगर आपको कंडीशन STP की या फिर अगर आपको कंडीशन NTP की नहीं दी है तो आप यूज़ नहीं करेंगे। तो मैडम अगर हमको ये कंडीशन STP वाली या NTP वाली दी ही नहीं है तब हमारे पास क्या उपाय है, तब आपको देखना कोई ना कोई अलग डेटा दिया होगा, आपको बोला जा रहा होगा कि एक आइडियल गैस है। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन दे दी है क्वेश्चन में कि वो एक आइडियल गैस है तो PV इक्वल टू nRT यूज़ करना पड़ेगा, फिर आपको प्रेशर भी देगा, फिर वो आपको टेम्परेचर भी देगा, फिर वो तरीके से आप जाओगे, राइट, इस तरीके से आप करोगे। अच्छा, तुम बोलोगे कि नहीं मैडम कल को अगर PV इक्वल टू nRT भी नहीं दिया फिर हम क्या करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो यार दिया रहेगा जिससे आप कन्वर्जन कर सको। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखो क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, हाउ मैनी एम्पियर्स, मतलब अगेन इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले I कैलकुलेट करना है, मस्ट बी पास थ्रू अ डाउन सेल। अच्छा देखो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, थोड़ा बहुत आवाज़ में तुमको दिक्कत होगी, मैं क्या कर सकती हूँ।
फिर भी मैं छत पे बैठ के काम कर रही हूँ कि कंस्ट्रक्शन की आवाज़ को मिनिमाइज़ किया जा सके। आगे, आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि आपका सेल मर्क्यूरी वाला है कि आपका सेल डाउन वाला है, आपको क्या टाइम पास करना है फिर बताओ। खैर, वो बोल रहा है कि जब आप इस डाउन सेल को यूज़ करते हो तो सोडियम मेटल प्रोड्यूस होता है। देखो, ये आप लोगों की सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि क्वेश्चन में भाई प्रोड्यूस कौन हो रहा है, क्योंकि उसी के बेसिस पे तो ई कैलकुलेट होगा ना। तो जो प्रोड्यूस हो रहा है, जो डिपॉजिट हो रहा है, अगर आपको वही नहीं पता रहेगा तो आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में सोडियम प्रोड्यूस हो रहा है और हम जानते हैं कि सोडियम एक मेटल है, और दुनिया में हमारे जितने भी मेटल्स होते हैं इनकी जो एटॉमिसिटी होती है, मतलब किस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेंगे, जैसे ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Cl2 मतलब क्लोरीन भी 2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं ये हमेशा अकेले सिंगल रहते हैं, यानी कि इनका वैलेंसी फैक्टर 1। तो अगर मुझे इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है सोडियम का, तो मैं क्या करूँगी, जो सोडियम का एटॉमिक मास है, ठीक है, इसको डिवाइड कर दूंगी वैलेंसी फैक्टर से। सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23 डिवाइड बाय 1, यानी कि इक्विवेलेंट मास मेरे पास कितना आ गया 23, यानी कि मुझको यहाँ से ई की वैल्यू पता चल गई। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक अलग डेटा दिया, जैसे इससे भी पहले वाले क्वेश्चन में एक अलग डेटा दिया था पावर, तो हमने पावर से कैसे करंट निकाल लिया। तो यहाँ पे भी एक आपको अलग डेटा दिया हुआ है, वो अलग डेटा है रेट यानी कि जैसे आपने पढ़ा है ना, रेट का मतलब 30 kg पर आवर। देखो यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है कि जो रेट है वो है 30 kg प्रति आवर। इसका मतलब है जब 1 घंटे के लिए, ठीक है, इसका मतलब है पर आवर का मतलब है 1 घंटा, पर आवर मतलब आप 1 घंटे के लिए कैलकुलेशन किए हो, ठीक है। तो आप एक काम करिए, फॉर 1 आवर वेट इक्वल टू 30 kg। ये जो रेट वाली इंफॉर्मेशन है ना, ये रेट वाली इंफॉर्मेशन मेरे इसी काम की है, ठीक है, ये रेट वाली इंफॉर्मेशन मेरे इसी काम की है। बोलो क्या, कि इससे पहले तो मुझे ये पता चल गया कि काम 1 घंटे के लिए हुआ है, मतलब मुझे टाइम पता चल गया 1 घंटा है। अगर 1 घंटे की बात करूँ सेकंड्स में, तो मुझे सेकंड्स में टाइम पता चल गया है, बराबर, मुझे सेकंड्स में टाइम पता चल गया है, मुझे वेट पता चल गया है। लेकिन वेट आपको केजी में नहीं होना है, आपको ग्राम में होना है, ठीक है। तो इसको हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन हमारी किस में आ जाएगी, ग्राम में आ जाएगी, ठीक है। वेट आपको ग्राम में होना, केजी में नहीं होना, बराबर, केजी में नहीं निकालते, जो हम लोग वैल्यूज़ पुट करते हैं वो ग्राम में होती है, ठीक है ना, ध्यान रखना। कई बच्चे ग्राम में कन्वर्ट नहीं करते, उनसे गलती हो जाती है। अच्छा, फॉर्मूला क्या है, अगेन W इक्वल टू E अपॉन 96500 मल्टीप्लाई बाय I मल्टीप्लाई बाय T। वेट आपको दिया है 3 के बाद में 4 0, अच्छा, मल्टीप्लाई में 96500, अच्छा, अपॉन में E आपको दिया है 23, बराबर, और मल्टीप्लाई में T, तो T आपका है 60 × 60, इससे आपको आ जाएगा I। तो आप बेसिक कैलकुलेशन करिए, जो 0 0 0 0 कट गए। अच्छा, इसके अलावा क्या होगा, 6 1 ज़ा 6 5 ज़ा और ये 3 0, फिर इसको 2 के टेबल से काट देते हैं। अगर 2 के टेबल से काटोगे तो 2500 आ जाएगा, है ना। क्या ये चीज़ क्लियर है? बिल्कुल मैडम। अब जो बच गया उस बचे हुए का कैलकुलेशन कर दो। क्या बचा, 2500 मल्टीप्लाई बाय 965, जो कि समथिंग समथिंग आएगा, इसको डिवाइड कर रहे हैं 23 से, जो कि समथिंग समथिंग आएगा, उसको अगेन आप डिवाइड करिए 3 से, जो कि समथिंग समथिंग आएगा। तो यहाँ से मेरे पास I की वैल्यू आ जाएगी 34963.7 एम्पियर। ख़त्म। तुम अगर इसको अप्रॉक्स करना चाहते हो तो 34964 एम्पियर आप कर सकते हो। तुम यहाँ पे ऑब्जर्व करो, मैंने स्टार्टिंग से जितने भी न्यूमेरिकल्स कराए फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड, मैंने एक भी जगह कंसेप्ट नहीं चेंज किया।
मैंने कंसेप्ट को बिल्कुल नहीं बदला। एक फॉर्मूले में मैं स्ट्रिक्ट हूँ कि अच्छा ये ऐसे 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 ऐसे, ये वैसे वैसे वैसे। मैं कहीं पर भी कुछ नया नहीं कर रही कि ऐसा कर दो, इस फॉर्मूले में ये कर दो, इस फॉर्मूले में वो कर दो। एक ही जगह मेरा नियम एकदम स्ट्रिक्ट है कि ऐसा मतलब ऐसा। कैसा होता है जब आप किसी रेफरेंस बुक को यूज़ करते हो या फिर अगर आप गूगल करते हो तो, या अलग अलग पढ़ाने वालों को रेफ़र करते हो, सबके अलग तरीके होते हैं। मैं बता दूँ, ठीक है। अभी जैसे जो क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ, अगर तुम इन्हें गूगल करोगे तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से मैंने अभी सॉल्व करके दिया है, हो सकता है तुम्हें इससे कोई बेटर तरीका मिले, ठीक है, जो तुम्हें लगे। वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए। गूगल कर करके अगर चेक कर करके पढ़ाई करोगे तो इसके घन चक्कर में ही घूमते रह जाओगे कि अरे यार किसका सही है किसका गलत है। बट मैं जस्ट रेफरेंस दे रही हूँ कि अगर तुम किसी और का देखोगे तरीका, तो वो हो सकता है इसी सेम न्यूमेरिकल को किसी बेटर तरीके से करा रहा हो, और हो सकता है कि कोई इस तरीके से करा रहा हो कि आपको और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है ना। तो सबके अलग अलग तरीके होते हैं। तो ये मेरा एक फिक्स तरीका है। मेरे को जितने भी फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का जो पहला लॉ है उसके न्यूमेरिकल्स करने होंगे, मैं हमेशा इसी तरीके से करूँगी, ठीक है। चलो, अब इस न्यूमेरिकल में हमने एक तड़का और लगा दिया। क्या तड़का लगाया हमने? यहाँ पे हमने एक वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया, पीएच। आयनिक इक्विलिब्रियम ऑलरेडी हमारा पढ़ा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगी। खैर, बोल रहा है आपको कि आपके पास 500 ml का ब्राइन है। अब देखो, ब्राइन ये जो वर्ड है ना, आप ये वर्ड लोअर क्लासेस से सुनते आ रहे हो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में मैंने भी पढ़ाया है, बट ये जो वर्ड है ब्राइन, ये वर्ड आप लोअर क्लासेस से सुनते आ रहे हो। क्या होता है मैडम ब्राइन? ब्राइन का मतलब होता है कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है। NaCl का जो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होता है उसको हम ब्राइन कहते हैं। और अगर आप इस ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, आपको टोटल यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। इसीलिए इस प्रोसेस को क्लोर अल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। मतलब ब्राइन की अगर इलेक्ट्रोलिसिस कर ली जाती है, ठीक है, ब्राइन की अगर इलेक्ट्रोलिसिस कर ली जाती है तो वो ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद आपको 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। एक आपको मिलता है NaOH नीचे कंटेनर में, एक मिलता है आपको क्लोरीन। तो इसीलिए इस प्रोसेस को आप बेसिकली कहते हो क्या? क्लोर अल्कली प्रोसेस। खैर, अभी मुझे ब्राइन को लेकर पुराण नहीं शुरू करना है। 500 ml का आपके पास एक ब्राइन है, ठीक है। इसमें हम करंट पास कर रहे हैं 0.5 एम्पियर। अब ध्यान देना, ये बोल रहा है कि आपके पास 500 ml का ब्राइन है। ब्राइन का मतलब वो नीचे जो कंटेनर है उस कंटेनर में वो ब्राइन रखा गया है और उस ब्राइन से करंट पास किया जा रहा है। ब्राइन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि फटाक से ml देखा तो चलो मैडम इसको मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं। भैया वो मत करना, क्योंकि कोई मतलब नहीं है ना इस डेटा का। हमें वेट किसका चाहिए होता है? जो प्रोड्यूस हो रहा है। भैया ये तो यूज़ हो रहा है, इसका आपको नहीं होना वेट। तो ये एक फालतू डेटा है, हम बाद में देखते बैठेंगे इसका क्या करना है हमको। 500 ml का क्या करेंगे वो बाद में देखेंगे, बट अभी के लिए फ़िलहाल ये फालतू डेटा है। इसमें बोल रहा है कि करंट जो है वो आपका है 0.5 एम्पियर। ये मेरा काम का डेटा है। बोल रहा है कि कितनी देर के लिए मैं इलेक्ट्रिसिटी चलाऊं, मतलब कितना करंट मैं टाइम सेकेंड्स में रखूं ताकि जो मेरा सोल्यूशन बने, ध्यान से सुनना, ठीक है, ताकि मेरा जो सोल्यूशन बने वो 9 हो जाए। मैंने अभी आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा प्रवचन दिया था। उस छोटे से प्रवचन में मैंने क्या बताया था कि क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं इसको। इसे क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि इस प्रोसेस में क्लोरीन बनता है भाई, एंड इस प्रोसेस में अल्कली बनता है नीचे कंटेनर में, इसीलिए इसे क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। तो वो ये कह रहा है कि भैया कितनी देर के लिए मैं इलेक्ट्रिसिटी चलाऊं ताकि पीएच सोल्यूशन की 9 में रेज हो जाए। तो ध्यान रखो, NaCl, ब्राइन मतलब NaCl, ये तो एक सॉल्ट है, इसकी पीएच तो यार मैडम 7 होगी। तो इसकी पीएच 9, सोल्यूशन की पीएच 9 क्यों होगी?
वो इसीलिए होगी क्योंकि इस प्रोसेस में NaOH प्रोड्यूस हो रहा है, उस NaOH की वजह से इसकी जो pH है वो 9 होगी। अब तुम बोलोगे मैडम कल को अलग अलग प्रोसेसेस के नाम दे देगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस प्रोसेस में क्या प्रोड्यूस हो रहा है? ऐसा नहीं करेगा। सवाल में उसी प्रोसेस का नाम दिया जाता है जो आपके लिए इतनी ज़्यादा फेमिलियर हो कि जिसमें आपको बहुत अच्छे से पता हो कि इसमें ये बन रहा है, इसमें ये बन रहा है, इसमें वो हो रहा है, इसमें ये हो रहा है। आपको ऐसा अननोन कुछ नहीं देगा। जैसे ऊपर में उसने डाउन सेल दिया था एक जगह, है ना, तो वहाँ पे डाउन सेल सिर्फ टाइम पास के लिए था और किसी काम के लिए नहीं था। बट यहाँ पे ये ब्राइन बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है क्योंकि सबको पता चल रहा है कि NaOH प्रोड्यूस हो रहा है। उस NaOH की वजह से, उसके OH की वजह से pH जो है वो 9 हो गई है। खैर, तो अभी आपको इतना तो पता है कि pH इक्वल टू आपको 9 दिया है, बट प्रोड्यूस क्या हो रहा है? NaOH। ठीक है, जो चीज़ प्रोड्यूस हो रही है वो प्रोड्यूस होने वाली चीज़ क्या है? NaOH। तो मैडम pH देखिए क्या मतलब, POH देना चाहिए था ना। तो कोई बात नहीं है, हम लोग एक बहुत अच्छे से आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़कर आए। हमको पता है कि pH प्लस POH ये होता है 14। तो अगर pH की वैल्यू 9 है तो देयरफॉर POH इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 बराबर। POH इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। उसके अलावा हमने आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा है, तो हम ये भी जानते हैं कि POH का मतलब होता है माइनस ऑफ लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव बराबर। ये आपको 5 दिया है, माइनस ऑफ लॉग बेस 10 OH नेगेटिव। ये माइनस साइन आप यहाँ शिफ्ट कर दीजिए तो ये -5 हो जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा लॉग बेस 10 पावर में OH नेगेटिव। अब अगर मुझको कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव कैलकुलेट करना है तो ये आएगा 10 की पावर -5। हमने आयनिक इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल्स किए हैं। हाँ, तो ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि तुम्हें पहले मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाई और फिर मैं ये चीज़ें, आयनिक इक्विलिब्रियम तो पता ही नहीं है। आयनिक इक्विलिब्रियम पता है, ये बेसिक्स है, हमको पता चल गया है बराबर। लेकिन मैडम कंसंट्रेशन पता चली। अभी तक तो आपने जितने न्यूमेरिकल कराए थे, कभी आप पावर ला रहे थे, कभी आप रेट ला रहे थे, कभी आप वॉल्यूम ला रहे थे, यहाँ तो भैया कंसंट्रेशन आ गई है 10 की पावर -5। अब हम क्या करें? दिक्कत, कंसंट्रेशन के साथ किसी भी क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें? वाउ हाउ 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 दिक्कत। अब हम लोग क्या करेंगे? दिक्कत तो आ गई हम लोगों के पास। तो चलो ठीक है, देखते हैं क्या करना है। पहले तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? हमारे पास फॉर्मूला है वेट इक्वल टू E/96500 इंटू I इंटू T। देखो, E मतलब इक्विवेलेंट वेट, जो प्रोड्यूस हो रहा है बराबर, जो प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, ठीक है, देखते हैं क्या प्रोड्यूस हो रहा है। तो NaOH प्रोड्यूस हो रहा है। अब भी मैंने ऊपर ही पिछले वाले न्यूमेरिकल में आई थिंक NaOH का आपको इक्विवेलेंट वेट 40 कैलकुलेट करके दिखाया था। कहाँ गया? ये देखो 40/1। रीज़न भी दिया था कि क्यों 40/1 आ रहा है, तो मैं रिपीट नहीं करूँगी। तो ये आएगा 40, ये आएगा 96500। आई कितना दिया है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में आई दिया हुआ है आप लोगों को 0.5 एम्पियर मल्टीप्लाई बाय टाइम, वही तो हमको कैलकुलेट करना है। मैडम W, अब W मतलब जो चीज़ प्रोड्यूस हो रही है उसका वेट यार। अभी यहाँ पर प्रोड्यूस क्या हुआ? प्रोड्यूस हो रहा है NaOH, प्रोड्यूस हो रहा है NaOH। NaOH का मतलब होता है Na प्लस एंड OH निगेटिव, है ना। NaOH का मतलब होता है Na प्लस एंड OH निगेटिव। मुझे NaOH का ना तो वेट दिया है लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, ना तो मुझे NaOH का वॉल्यूम दिया है लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। मुझे इस बार NaOH का दिया क्या है? तो मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि मुझे इस बार OH निगेटिव की कंसंट्रेशन पता है 10 की पावर -5। जो कंसंट्रेशन OH निगेटिव की होगी, क्योंकि स्टोइक्योमेट्री दोनों की सेम है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, सो देयरफॉर NaOH इसकी कंसंट्रेशन भी कितनी होगी? 10 की पावर -5। स्टोइक्योमेट्री क्योंकि सेम है, तो ये स्टोइक्योमेट्री वाला काम हम कई दफ़ा कर चुके हैं।
ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम में, केमिकल इक्विलिब्रियम में। देन तो हमें ये पता चल गया कि हमें OH नेगेटिव की भरा था मैंने आज सुबह, लेकिन कितना भरा मुझे आइडिया नहीं है, मुझे लगा पानी गिरेगा फालतू के। OH नेगेटिव की जो कंसंट्रेशन है वो है 10⁻⁻⁵। तो इससे मुझे ये पता चल गया कि जो NaOH मेरा प्रोड्यूस हो रहा है उस NaOH की कंसंट्रेशन, देखो लोगों को NaOH का वेट मांगता है, वॉल्यूम मांगता है, हम लोगों को तो कंसंट्रेशन पता चल गई। हाय राम, अब मेरे को तो यहाँ पे लेकिन मैडम W पुट करना है, क्या मैं W की जगह 10⁻⁵ पुट कर दूँ? नहीं, अपना दिमाग लगाओ कि ऐसा मैं क्या करूँ कि मेरा कंसंट्रेशन से मुझे वेट मिल जाए। आपने अपना दिमाग लगाया, आपने सोचा कि कंसंट्रेशन आखिर है क्या, तो हमें पता चला कि भाई कंसंट्रेशन कोई और नहीं बल्कि मोलैरिटी है ना। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स किसके, ऑब्वियस है, अगर कंसंट्रेशन NaOH की है तो मोल्स भी NaOH के ही होंगे, डिवाइड बाय क्या होता है आप लोगों का वॉल्यूम किसका, उस सोल्यूशन का, है ना, इक्वल टू 10⁻⁻⁵, वो भी सोल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में। अब देखो वो सोल्यूशन का वॉल्यूम, NaOH का वॉल्यूम नहीं, यहाँ पे जो ये कंसंट्रेशन है ये कंसंट्रेशन मोलैरिटी है, बराबर, ये कंसंट्रेशन मोलैरिटी है। तो मोलैरिटी के फॉर्मूले में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन यूज होता है। अब आपको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया है 500 ml। अब समझे कि ये 500 ml का क्या यूज़ था, यहाँ पे यूज़ था। 500 ml का मतलब कितना होता है? 0.5 लीटर्स। तो मैं डायरेक्टली वैल्यू लीटर्स में पुट कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मुझे मोल्स NaOH के कितने मिल जाएंगे? यहाँ से मुझे मिल जाएंगे 10⁻⁻⁵ इंटू 0.5, ठीक है, क्योंकि ये लीटर में पुट हुआ है। तो अभी अब हमारी कुछ देर पहले क्या बातचीत चल रही थी कि मैडम अगर STP की कंडीशन नहीं होगी तब हम वॉल्यूम से वेट कैसे निकालेंगे। तो तुम देखे हो इस बार इस क्वेश्चन में STP की कोई कंडीशन नहीं है, बट देखा ना डेटा दिया था कुछ ना कुछ जिससे हम आ गए, आ रहा है ना, मोल्स तक आ गए। अब भाई मोल्स आ गया मतलब दुनिया के सारे काम तुम्हारे हो गए। मोल्स क्या होता है? मोल्स का मतलब होता है मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो NaOH का मोलर मास होता है 40, 10⁻⁵, 0.5 को मैं 1/2 लिख लेती हूँ मेरी आत्म शांति के लिए। तो यहाँ से देयरफॉर मुझे मास यानी कि वेट मिल गया, तो कितना 40 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ डिवाइड बाय 2। अब इस वेट को जाके मैंने पुट करना है यहाँ। तो जब मैं यहाँ पुट करूँगी तो कितना होगा? 40 इंटू 10⁻⁵ बाय में 2 इक्वल टू 40 अपॉन में 96500 इंटू में 0.5 इंटू में t। अब देखो ये 40 और ये 40 तो कट गया। अच्छा एक और चीज़ कट जाएगी यार, अगर मैं इस अपॉन 2 को 0.5 ही लिखूँ, मैंने क्या किया है 1/2 कर दिया ना उसको, अगर मैं इसको 0.5 ही लिखूँ तो ये वाला जो बाजू वाला 0.5 इंटू टी है, ये वाला 0.5 और वो वाला 0.5 ये दोनों भी कट जाएंगे। तो इनडायरेक्टली हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा 96500 इंटू 10⁻⁻5 सेकेंड्स। थोड़ा अगर मैं बेसिक कैलकुलेशन करूँ तो 965 इंटू 10⁻⁻3 सेकेंड्स बच रहे हैं हमारे पास, यानी कि टी हमारे पास है 0.965 सेकेंड्स। अब देखो मैंने इस क्वेश्चन को एकदम प्रॉपर स्टेप्स के साथ किया है। अगर तुम गूगल करोगे ना ये क्वेश्चन, तुम्हें डायरेक्ट मिलेगा। ये जो प्रॉपर मैंने स्टेप्स लिखी हैं, ये हो सकता है किसी और ने अपलोड किया हो, माइट भी गूगल पर, बट ऑलमोस्ट ये चांसेस है 90% कि आपको डायरेक्ट सोल्यूशन मिलेगा। डायरेक्ट पता नहीं कहाँ से कौन सी वैल्यू कहाँ पुट जाती है और आंसर भी आ जाता है यार, उन लोगों का आता है डायरेक्टली। और तुम लोग पता है क्या करते हो, जब कॉपी चेकिंग होती है ना, यही क्वेश्चन गूगल करते हो, तुम्हें लगता है कि अच्छा मैडम भी तो यही करवा रही होगी, दोनों का तो सेम ही होगा, चलो उठा के छाप देते हो। मेरे को तभी पता चल जाता है यार गूगल किया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे कराए हुए तरीके में और गूगल के इसमें तरीके में ज़मीन आसमान का अंतर है। मैं प्रॉपर तरीके से एक एक कन्वर्जन्स करती हूँ और उसके बाद फिर मैं वैल्यूज़ वगैरह पुट करती हूँ। गूगल में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, कभी ये नहीं मिलेगा। गूगल में आपको कभी ये नहीं मिलेगा कि ई की जगह 40 आया, फिर ये बाजू वाला 40 और बाजू वाला 40 कैंसिल हुआ, ये आपको गूगल में कभी नहीं मिलेगा। डायरेक्ट वहाँ पे गूगल में पता है आपको क्या मिलता है? डायरेक्ट गूगल में आपको मिलेगी ये कंडीशन जिसको सॉल्व करके ये आ जाता है। कहाँ से आया, कैसे आया, कोई पता नहीं होता है। वेट की वैल्यू कहाँ से कितनी पुट की, कोई आता पता नहीं होता है।
और गूगल के मैक्सिमम क्वेश्चंस में बातचीत इक्विवेलेंट के टर्म्स में होती है, और मैंने देखो एक भी क्वेश्चन में इक्विवेलेंट के टर्म से बातचीत नहीं की, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर मैंने इक्विवेलेंट के टर्म से बातचीत की तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो काइंडली जब कॉपी चेकिंग करवाओ तो यार गूगल वाला काम मत करना, उससे हमको पता चल जाता है कि आपने चीटिंग की है, आपने चीज़ों को छापा है, आपने ये किया है, आपने वो किया है। खैर मेरे नाश्ते का टाइम हो रहा है, बट स्टिल पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे जाएंगे। देखो आगे एक और क्वेश्चन में आते हैं, छोटा सा दे रही हूँ, प्यारा सा क्वेश्चन दे रही हूँ। ये क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रही हूँ होमवर्क, ये क्वेश्चन मैं नहीं कर रही हूँ। सेम टू सेम एज अबोव जो मैंने अभी आपको ऊपर क्वेश्चन कराया, सेम वही है। फ़र्क इतना है कि वॉल्यूम जो है वो आपको 500 ml के बदले इस बार क्वेश्चन में 250 ml दी गई है। ठीक है, आपको इस बार टाइम दिया है, पिछली बार हमने टाइम निकाला था, इस बार आपको टाइम दिया है मिनट्स में। आपको करंट दिया हुआ है इस बार कितना, 2 एम्पियर, है ना। अच्छा, अब देखो इसके बाद आपके क्वेश्चन ने कितना बड़ा ट्विस्ट लिया। देखो क्या बोल रहा है, थोड़ा सा मैं लिख देती हूँ, चाहिए करवा ही देती हूँ, लिख क्या देती हूँ। बोल रहा है द रिजल्टिंग सोल्यूशन, मतलब जो ब्राइन था, उस ब्राइन की जब इलेक्ट्रोलिसिस की गई, ठीक है, जब ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस की गई तो इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि ऊपर इलेक्ट्रोलिसिस जब आप करते हो तो NaOH बनता है। तो NaOH है यानी कि बेस है, तो बेस है मतलब उसकी pH 7 से ज़्यादा होगी। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको pH दी हुई थी, ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको pH दी हुई थी। खैर इस बार में जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर वाले क्वेश्चन से अलग है। कैसे अलग है, चलो इससे बातचीत करते हैं। देखो पहला पॉइंट, इस बार कुछ टाइट्रेशन की बातचीत हो रही है। तो अगर तुम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम देने बैठ रहे हो तो पहले तो इस टाइप के सवाल आपके बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आने वाले हैं, सो यू कैन जस्ट स्किप दिस न्यूमेरिकल, आप आगे बढ़ जाइए। हाँ, ऊपर वाला आ सकता था क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम आपके 12 बोर्ड्स का सिलेबस है डेफिनेटली, बट ये आपको, मुझे नहीं लगता कि ये आपके महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम में इस टफनेस या इस लेवल का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। खत्म, छोड़ो, सवाल बहुत ही प्यारा है। देखो हम जानते हैं कि यहाँ पे जो ये भाषा का प्रयोग किया जा रहा है कि रिजल्टिंग सोल्यूशन ब्राइन है, ब्राइन की अगर आपने इलेक्ट्रोलिसिस करवाई है, इसका मतलब रिजल्टिंग सोल्यूशन यहाँ पर NaOH आपका क्या हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है। तो बेसिकली जो क्वेश्चन वाला है, वो क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि ये जो NaOH प्रोड्यूस हुआ, इसकी मैं क्या करवाऊँगा, टाइट्रेशन करवाऊँगा। किससे, 0.62 मोलर HCl से, ठीक है, 0.62 मोलर HCl से। अगेन ये पार्ट रेडॉक्स चैप्टर का है, अगेन ये पार्ट किसका है, रेडॉक्स चैप्टर का है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाउ मेनी ml ऑफ HCl वुड बी रिक्वायर्ड टू अचीव न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब अभी हमारा जो रिजल्टिंग सोल्यूशन है उसमें NaOH प्रोड्यूस हुआ है, इसका मतलब हमारा रिजल्टिंग सोल्यूशन बेसिक नेचर का है। अब वो क्वेश्चन वाला ये पूछ रहा है ऊपर से मैं कितना HCl डालूं ताकि नीचे वाला जो बेसिक है वो कन्वर्ट हो जाए किसमें, नॉन न्यूट्रल में, मतलब सॉल्ट में। ना तो चीज़ें एसिडिक रहे, ना तो चीज़ें मेरी बेसिक रहे, मतलब ऊपर से मैं कितना ml का HCl डालूं। फिलहाल अभी आप इस डायरेक्शन में अपना दिमाग छोड़ दीजिए कि कितने ml का मैं HCl डालूं, छोड़ दो, इस डायरेक्शन में अपना दिमाग छोड़ दो। पहले तो यार तुम ये पता लगाओ कि आखिर NaOH, ठीक है, आखिर NaOH कितना ml बना, है ना, NaOH कितना बना। पहले तो आप ये सोचो, पहले आप ये सोचो, आप भूल जाओ कि फालतू डेटा क्या है, 0.62 मोलर HCl वगैरह वगैरह भूल जाओ। ओके, तो पहले तो आपको ये निकालना है कि वेट ऑफ NaOH प्रोड्यूस, जो कि काफ़ी इजी है। इसके लिए मुझे इक्विवेलेंट वेट भी NaOH का लगेगा, मल्टीप्लाई बाय I मल्टीप्लाई बाय T। NaOH का इक्विवेलेंट वेट 40 है, मैं आज की ही क्लास में, आज के ही न्यूमेरिकल डिस्कशन में मैं ऊपर बता चुकी हूँ। डिवाइड बाय 96500। करंट आपको कितना दिया हुआ है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, 2 एम्पियर।
टाइम आपको इस बार मिनट्स में है तो अपन इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए एक बार 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये 2 ज़ीरोज़ देखो आपके कैंसिल आउट हो गए, बराबर। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कितना वेट NaOH का बना। 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, यानी कि 40 मल्टीप्लाई बाय 24 अपॉन में 965 ग्राम। इतना वेट NaOH का बना, इतना वेट NaOH का बना, बराबर। अच्छा, अब देखो मेरे से क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितना MlHCl लगेगा उस NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए, कितना MlHCl लगेगा। तो इसका मतलब मेरे को मेरा NaOH भी ml में ही पता होना चाहिए। पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे पास कितना ml NaOH है, बराबर। मेरे को ये पता होना चाहिए कि मेरे पास कितना ml NaOH है। बिल्कुल मैडम, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपके पास कितना ml NaOH है। बट इस क्वेश्चन में क्या कहीं पर भी STP या NTP ये वाला वर्ड इस्तेमाल हुआ है? नो मैडम। फिर तो यानी कि आप जो एक कंसेप्ट लगाते थे कि 1 मोल इक्वल टू 22.4 लीटर और बड़े मज़े से कन्वर्ट हो जाते थे, वो कंसेप्ट अभी आपके काम का नहीं है। ये कंसेप्ट अभी आपके काम का ही नहीं है। क्या करोगे? अच्छा, कुछ आइडियल गैस वगैरह जैसा कुछ दिया है, अगर दिया भी होता तो कोई काम का नहीं है क्योंकि NaOH गैस नहीं होती। फिर आप क्या करें? तो अभी आपको ध्यान रखना है तीसरा रास्ता। तीसरा रास्ता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर STP नहीं दिया, NTP नहीं दिया, आइडियल स्टेट नहीं दी, तो कंसंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी, ये है आपका तीसरा रास्ता। तो अभी ये आपको वेट है, आप पहले यहाँ से मोल्स निकालो। मोल्स कैसे निकालते हैं? जो भी वेट आता है उसको डिवाइड कर देते हैं मोलर मास से। NaOH का वेट है तो मोलर मास भी NaOH का होगा। तो अगर आप डिवाइड करोगे NaOH के मोलर मास से तो ये कट जाएगा। क्या तुमने देखा कि क्यों मैंने कैलकुलेशन नहीं की थी? क्योंकि आगे जाके चीज़ें क्या हो जाती है, कट जाती है। तो इतने मोल्स मेरे पास NaOH के हैं, बट मोल से क्या करूं? STP NTP तो दिया नहीं है, हमें हेल्प किसकी लेनी पड़ेगी? कंसंट्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो हम गए कंसंट्रेशन की हेल्प लेने, कंसंट्रेशन निकालने गए हम NaOH की। फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स जो भी NaOH के हैं डिवाइड बाय जो सोल्यूशन है उसके वॉल्यूम से, वो भी लीटर में। तो NaOH के मोल्स कितने हैं? 24/965 अपॉन में NaOH का वॉल्यूम कितना है इस बार? 250 ml। तो 250 ml को डिवाइड बाय कितना कर देंगे? 1000, ताकि वो लीटर में कन्वर्ट हो जाए। तो इससे मुझे क्या मिल जाएगी? इससे मुझे कंसंट्रेशन मिल जाएगी। तो मैं जानती हूँ कि ये वाला डेटा कट पिट कर 1/4 आएगा, और इसको अगर मैंने सिंप्लीफाई किया तो ये 24 × 4 अपॉन में 965 इसकी कंसंट्रेशन आएगी, है ना। ये मुझे उसकी कंसंट्रेशन पता चली। कंसंट्रेशन मतलब कौन सी वाली? मोलैरिटी पता चल गई मुझको। किसकी मोलैरिटी पता चल गई? NaOH की। लेकिन मैडम इससे आपको फ़ायदा क्या हुआ? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में सिर्फ इस पॉइंट तक भी पूछा जा सकता है कि बताओ कि ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद जो NaOH बना उसकी कंसंट्रेशन क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। तो इसी स्टेप पे आप अपना आंसर रोक दोगे कि जो ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद NaOH बना उसकी कंसंट्रेशन इतनी है। बट क्वेश्चन में बोल रहा है कि मैं ऊपर से बूंद बूंद इतनी कंसंट्रेशन का, इतनी मोलैरिटी का कितना HCl डालूं, कितने वॉल्यूम का HCl डालूं ताकि चीज़ें न्यूट्रलाइज हो जाएं। तो तुमको रेडॉक्स पढ़ाया है, रेडॉक्स चैप्टर याद आ रहा है कुछ? अब पता नहीं भाई याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, खैर जानने दो। तो हम चाहते हैं कि चीज़ें न्यूट्रलाइज हो जाएं। न्यूट्रलाइज मतलब ना तो हमारे पास एसिड है ना ही हमारे पास बेस बचे, यानी कि हम बात कर रहे हैं इक्विवेलेंट पॉइंट की, इक्विवेलेंस पॉइंट की। तो जब हम लोग किसी भी एसिड को या किसी भी बेस को आपस में न्यूट्रलाइज करते हैं तो इक्विवेलेंस पॉइंट अगर हमें न्यूट्रलाइज करना है तो हम कंसेप्ट लगाते हैं कि हमको कितने ग्राम इक्विवेलेंट NaOH के लगे,
कितने ग्राम इक्विवेलेंट NaOH के लगे और वही और कितने ग्राम इक्विवेलेंट मुझे HCl के लगे। इन दोनों को हम आपस में क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। जब आप इन दोनों को आपस में इक्वेट कर रहे हो, इसका मतलब अब तराजू है, आप मान के चल रहे हो कि इतना NaOH इक्वल टू इतना HCl, ताकि चीज़ें आपस में क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। ये बेसिक कंसेप्ट होता है। अब इस बेसिक कंसेप्ट को अलग अलग तरीक़ों से लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, जैसे कि ऐसे लिखा जाता है, नॉर्मेलिटी उस NaOH की, ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब नॉर्मेलिटी उस NaOH की मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम उस NaOH का इक्वल टू नॉर्मेलिटी उस HCl की मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम उस HCl का, बराबर। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं जे, या कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हमारे पास डेटा नहीं होता है कि भाई नॉर्मेलिटी है कि नहीं है, तो आप इसी सेम चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो, नॉर्मेलिटी के बदले मोलैरिटी लिख सकते हो, बट अगर मोलैरिटी लिखोगे तो आपको फिर वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनटू वॉल्यूम NaOH का, ठीक है। अगेन मोलैरिटी HCl की मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी फैक्टर HCl का इनटू वॉल्यूम HCl का। अब डेटा पुट करो। क्या आपको NaOH की मोलैरिटी पता है? हाँ, मुझको NaOH की मोलैरिटी पता है। कितनी, ये देखो हमने ऊपर निकाली है, 24 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन में 965, बराबर। क्या NaOH का वैलेंसी फैक्टर पता है? बिल्कुल पता है। NaOH एक बेस है और उसके पास सिर्फ एक ही OH है, बराबर। उसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक ही OH है, तो इसीलिए उसका जो वैलेंसी फैक्टर है वो बेचारा कितना रहेगा, वो रहेगा 1। अच्छा, क्या मुझको NaOH का वॉल्यूम पता है? क्या मुझको NaOH का वॉल्यूम पता है क्या? मैडम वॉल्यूम तो नहीं पता, तो फिर अब यहाँ पे तो हम लोगों की गाड़ी अटक गई। बताओ, यहाँ तो हमारी पूरी गाड़ी अटक गई कि अरे आपको तो पता ही नहीं है। फिर अब क्या करें? चलो खैर, बाद में सोचेंगे क्या करना है। क्या आपको मोलैरिटी HCl की पता है? बिल्कुल पता है, क्वेश्चन में दी हुई है 0.62। क्या आपको HCl का वो पता है, क्या नाम है उसका, व्हाट वी से, वॉल्यूम? मैंने बोला हाँ भाई पता है। कितना पता है? सॉरी, वैलेंसी फैक्टर। मैंने बोला हाँ, जैसे NaOH का निकाला वैसे ही इसका भी निकाल लेते हैं। अच्छा, मैंने बोला ठीक है, निकाल लो। अब आगे क्या करें? हमको वॉल्यूम ऑफ HCl कैलकुलेट करना है। अब हमारी गाड़ी अटक गई कि मैडम हमको तो वॉल्यूम ऑफ NaOH पता ही नहीं है, हम कैसे करें? तो पता है क्या, ज़रूरी है क्या यही वाला फॉर्मूला यूज़ करना? आप ऐसे भी तो चीज़ों को लिख सकते हो ना कि आप अपने लेफ्ट हैंड मतलब राइट हैंड साइड के लिए आप सिंप्लीफाई करके ये वाला फॉर्मूला यूज़ करिए, बराबर। आप अपने राइट हैंड साइड के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करिए और आप अपने लेफ्ट हैंड साइड के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करिए। मतलब आप सिर्फ इतना ही लिखिए, ग्राम इक्विवेलेंट NaOH के कितने ग्राम इक्विवेलेंट हमारे पास है, तो कितने मोल्स है। ग्राम इक्विवेलेंट मतलब कितने मोल्स हैं आपके पास NaOH के, ये मोल्स, ग्राम इक्विवेलेंट, तो ये हमारे पास मोल्स है। अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे यहाँ से इक्विवेलेंट पता चल जाए NaOH के, तो जो भी मेरे पास मोल्स आए हैं मुझे उसको डिवाइड करना होगा वैलेंसी फैक्टर से, तो मुझे ग्राम इक्विवेलेंट पता चल जाएंगे। तो ग्राम इक्विवेलेंट मोल्स कितने हैं, 24/965। इसको डिवाइड करना है NaOH के वैलेंसी फैक्टर से 1, तो मेरे पूरे लेफ्ट हैंड साइड में मैं लिख सकती हूँ 24/965, ख़त्म। ज़रूरी है क्या यही वाला फॉर्मूला यूज़ करो? ऐसा नहीं होता है कि जो सेम फॉर्मूला आपने राइट में लिखा वही सेम फॉर्मूला आप लेफ्ट में लिखो। मेरे को क्योंकि राइट में वॉल्यूम चाहिए था तो मैंने वॉल्यूम वाला कंसेप्ट लगाया, और क्योंकि लेफ्ट में मुझे वॉल्यूम दिया नहीं था, मेरे को ग्राम इक्विवेलेंट दिया था, तो मैंने लेफ्ट के लिए ग्राम इक्विवेलेंट का कंसेप्ट लगाया, ठीक है। और दोनों को आपस में इक्वेट किया। बस अब यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, आपको वॉल्यूम ऑफ HCl कैलकुलेट होकर मिल जाएगा, ठीक है। तो आज तो खैर हमने बहुत ज़्यादा देर का काम कर लिया है। वैसे तो मुझे फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे और भी न्यूमेरिकल्स लेने थे, अभी ये न्यूमेरिकल्स ख़त्म नहीं हुए हैं,
तो क्या करें, लेकिन फ़िलहाल अभी हम लोग इस चीज़ को यहाँ पर रोकते हैं, ठीक है। कल हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इस पे बातचीत करेंगे, और सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से बातचीत करने के बाद अगर मुझे ऐसा लगा कि यार और न्यूमेरिकल्स की नीड है फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ पर, तो हम एक और करेंगे। बट फिलहाल चीज़ों को रोकते हैं। बट रोकने से पहले एक बहुत ही टुंचू पुंचू लेवल के जो न्यूमेरिकल है आपको फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से मिलेंगे, वो आपको पता होना ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछा जाएगा, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज़ रिक्वायर्ड। अभी तक मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई वो कैसी बताई, एकदम कठिन कठिन फॉर्मूला, कठिन कठिन सिंप्लीफिकेशन। अब देखो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज़ रिक्वायर्ड इन कूलम्स फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ। अगर आप ऑक्सीडेशन कराना चाहते हैं, किसका, पहला केस आप चाहते हैं कि आपका 1 मोल का जो H2O है वो कन्वर्ट हो जाए O2 में, तो बताओ कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगेगी कुलम्स में, मतलब बेसिकली चार्ज कैलकुलेट करना है। आप चाहते हो कि आपके 1 मोल का जो FeO है वो कन्वर्ट हो जाए Fe2O3 में, तो आपको बताना है कितना इलेक्ट्रिसिटी लगेगा। कर लेंगे क्या, बिल्कुल कर लेंगे मैडम। देखो पहला पार्ट नंबर 1, आप कन्वर्जन किसका चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका जो H2O है वो कन्वर्ट हो जाए O2 में। बैलेंसिंग कर लो फटाफट। हमेशा ध्यान रखना रिएक्टेंट को 1 रखना, और प्रोडक्ट में लगे तो कोई भी फैक्टर से कर लेना। मैंने बैलेंसिंग कर ली, बराबर। अब देखो मेरे पास प्रोडक्ट में बना O2, मेरे पास प्रोडक्ट में बना O2 यानी कि वो उसकी नॉर्मल एग्जिस्टिंग स्टेट है। तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, जो चीज़ बनी 0, और जब वो ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में था तब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी -2। रेडॉक्स में हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखा है। तो जब आप -2 से 0 गए तो कितने का चेंज आया, 2 का चेंज आया, और इसी चेंज को कहा जाता है वैलेंसी फैक्टर, यानी कि आपका वैलेंसी फैक्टर कितना है, 2, बराबर। आपका वैलेंसी फैक्टर कितना है, 2। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन कुलूम। तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैडम कुलूम को तो चार्ज कहते हैं, बट कई बार आप देखेंगे आपकी किताब में अगर इलेक्ट्रिसिटी इन कुलम्स बोला गया है तो इलेक्ट्रिसिटी इन कुलम्स का मतलब होता है कि उसको बेसिकली चार्ज कैलकुलेट करना है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी इन कुलम्स अगर बोल रहा है मतलब उसको बेसिकली क्या कैलकुलेट करना है, चार्ज कैलकुलेट करना है। उसे क्यू कैलकुलेट करना है, उसे क्या कैलकुलेट करना है, चार्ज। तो अभी आपको ये पता करना है कि इस प्रोसेस में कितना चार्ज लगा, इस प्रोसेस में कितना चार्ज लगा। तो एक चार्ज का फॉर्मूला होता है Q = IT। आप डायरेक्टली उससे निकाल सकते हैं, बट इतना टुच्चू सवाल आपको नहीं आने वाला है, ये क्लास 9 का सवाल है। आपको दूसरे चार्ज का फॉर्मूला यूज़ करना है, वैलेंसी फैक्टर मल्टीप्लाई बाय 96500। वैलेंसी फैक्टर है 2, मल्टीप्लाई कर लीजिए 96500 से, आपका आंसर आ जाएगा, ख़त्म। तो वो आंसर जो आएगा वो कुलुम में होगा। सेम यही कंसेप्ट आपको सेकंड पार्ट के लिए भी यूज़ करना है, ठीक है, यही सेम कंसेप्ट, बराबर यही। अच्छा क्वेश्चन में देखो इन्फॉर्मेशन दी थी 1 मोल, मतलब ये आपका 1 मोल है। अगर ये 2 मोल होता तो फिर वैलेंसी फैक्टर को उतने से मल्टीप्लाई भी करना पड़ता, ठीक है। खैर यहाँ पे अभी आप लोगों के पास बोला है FeO से Fe2O3 में जाना है। तो देखो अगर मैं बात करूँ FeO की से लेकर Fe2O3 में जाना है, तो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे Fe2+ है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट Fe3+ है। इधर से इधर जाने में कितने का चेंज हुआ, इधर से इधर जाने में सिर्फ चेंज 1 का हुआ, यानी कि 1 इसका वैलेंसी फैक्टर है। और क्वेश्चन में बोल भी रहा है कि 1 ही मोल लेना है। सो देयरफॉर यहाँ से अगर आपको चार्ज कैलकुलेट करने को बोला जाए तो चार्ज यहाँ से आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 96500 कुलम्स। ये इस तरीके के छोटे छोटे आप लोगों को सवाल देखने को मिलेंगे। एक सवाल मैं होमवर्क का दे रही हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है अ सॉल्यूशन ऑफ NiNO3 होल ट्वाइस 2 इज इलेक्ट्रोलाइज। जैसे अभी तक हम लोग ऊपर ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे थे,
ठीक है, इस बार हम लोग किसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, इसकी निकल नाइट्रेट की। और बोला जा रहा है कि प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड्स हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ की है। ठीक है, और इस प्रोसेस के दौरान हम लोगों ने जो करंट है वो 5 एम्पियर्स का पास किया है। कितनी देर के लिए, 20 मिनट के लिए। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि व्हाट मास ऑफ निकल इज डिपॉजिटेड एट कैथोड, कि यहाँ पे बताइए कि कैथोड पे कितना निकल का मास डिपॉजिट हुआ होगा। तो ध्यान रखना, आप जो ई निकालेंगे, आपका जो ई निकलेगा वो इस बात से निकलता है कि डिपॉजिट क्या हो रहा है, इस बात से नहीं निकलता कि आपने इलेक्ट्रोलिसिस किसका किया है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो एक स्टूडेंट से कन्फ्यूजन क्रिएट करवाता है। मैंने क्लास के स्टार्टिंग में भी लिखा था कि वो जो Z है वो Z कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है उस चीज़ की जो प्रोड्यूस हो रहा है, ना कि उस चीज़ की जिसका इलेक्ट्रोलिसिस किया जा रहा है। ठीक है, अगर मान लेते हैं आपके, अच्छा मान लेते हैं अगर मुझको ये सवाल, अगर मान लेते हैं मैं पेपर सेट करने वाली होती, मैं कभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इतना कठिन न्यूमेरिकल नहीं रहती। मैं पता क्या करती, मैं कहती एक लड़का है एक लड़की है, दोनों एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन लेकर इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा है, और लेट्स से एक सिल्वर सल्फेट, नॉट सिल्वर सल्फेट, एक सिल्वर क्लोराइड भी नहीं ले सकते, अच्छा सिल्वर को छोड़ दो, एक कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, और एक जगह कॉपर नाइट्रेट का जो सोल्यूशन है उसका इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। अब मैं बोलती कि बताओ लड़के के लिए Z की वैल्यू X है, तो लड़की के लिए Z की वैल्यू X होगी कि Y होगी कि कुछ भी हो सकती है। तो जिस बंदे में दिमाग है जो ये बोलेगा मैडम इलेक्ट्रोलिसिस आप चाहे किसी भी का भी कर रहे हो, प्रोड्यूस तो कॉपर ही हो रहा है, तो कॉपर होगा वो, तो क्योंकि Z तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसकी, Z तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जो प्रोड्यूस हो रहा है। दोनों ही केस में आपका कॉपर प्रोड्यूस हो रहा है, चाहे वो कॉपर नाइट्रेट से हो रहा हो या चाहे वो कॉपर सल्फेट से हो रहा हो, Z ही रहेगा, वो सेम रहेगा। बराबर। मैं इस तरीके का क्वेश्चन पूछती कि आपने जो पढ़ा है आपको पता तो होना चाहिए यार कि आपकी पढ़ी हुई नॉलेज आपकी कितने काम आ रही है, कितने प्रयोग में आ रही है। ठीक है, खैर अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अच्छा अब वो बोल रहा है आप लोगों को कि आपके पास MnO4 2 नेगेटिव है, इसको ऑक्सीडाइज किया जा रहा है। ज़रूरी नहीं है कल को ऑक्सीडाइज वर्ड है, रिड्यूस भी आ सकता है या कन्वर्ट भी आ सकता है। इसे कन्वर्ट किया जा रहा है MnO4 नेगेटिव में। ये आपको 0.1 मोल गिवन है। ठीक है, आपको क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैलकुलेट करना है जो इस कन्वर्जन के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, जो इस कन्वर्जन के लिए रिक्वायर्ड है, बराबर, वो आपको कैलकुलेट करना है। मैडम कैसे करेंगे, आपने अभी तो मैंने सिखाया है, ऊपर मैंने 1 मोल के लिए सिखाया था, यहाँ पे इस बार 0.1 मोल है। सबसे पहले आप ये देखो कि दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको रेडॉक्स में, डी ब्लॉक में, अलग अलग चैप्टर्स में निकालना सिखाया है। तो पहले वाले में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, बाजू वाले में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। कन्वर्जन हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है 1 का। ठीक है, यानी कि वैलेंसी फैक्टर बराबर 1। बट ये चेंज तब हो रहा है जब MnO2 नेगेटिव 1 मोल है। ठीक है, ये जो वैलेंसी फैक्टर 1 आया, ये तब 1 आ रहा है जब आपके पास MnO4 नेगेटिव आपका कितना है, 1 मोल है। बट आप लोगों के पास गिवन डेटा में मोल कितना दिया है, 0.1 दिया है। कल को 0.1 की जगह कुछ भी हो सकता था। तो 0.1 मोल के लिए मैडम वैलेंसी फैक्टर में कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, बिल्कुल पड़ेगा। कितना पड़ेगा, वो हो जाएगा 0.1, बराबर। अब आपको कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई ये कैलकुलेट करना है, यानी कि चार्ज, तो कि वही है आपका वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, वही आपका वैलेंसी फैक्टर मल्टीप्लाई बाय मोल मल्टीप्लाई बाय 96500। वैलेंसी फैक्टर 1, मोल की वैल्यू 0.1, 96500 मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आप लोगों का आ गया। ठीक है, खत्म हो गया सवाल, है ना। तो इस टाइप के कोई भी सवाल आ सकते हैं। ऑक्सीडाइज वर्ड ही लिखा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, रिड्यूस वर्ड भी लिखकर आ सकता है आप लोगों की लाइफ में। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रही हूँ तुम लोगों को।
क्वेश्चन ये है द वेट ऑफ सिल्वर, सिल्वर का एटॉमिक मास आपको याद होना चाहिए और मर्क्यूरी का भी। इस चैप्टर में सिल्वर, गोल्ड, मर्क्यूरी, प्लैटिनम ये बहुत ही फेमस एलिमेंट्स हैं जो आपको ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल में देखने को मिलेंगे। किस्मत अच्छी है तो आपको पेपर में आपका डेटा देने वाला इंसान आपको देगा कि इसका मास इतना, इसका मास इतना, उसका मास इतना, बट अगर किस्मत फूटी है तो फिर आप मर ना जाओ, इसीलिए इसको याद रखो। ठीक है, फिलहाल मैं बता देती हूँ कि जो सिल्वर होता है इसका एटॉमिक मास कितना लेते हैं, ताकि तुम गूगल करके फालतू में पॉइंट वाली कैलकुलेशन को ना लिख लो। तो ये होता है 108। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, वेट कैलकुलेट करना है। ओ माय गॉड, इससे आसान सवाल तो और क्या मिलेगा। अच्छा, लेकिन मैडम वेट कैलकुलेट करने के लिए इस बार आई भी नहीं दिया, इस बार टी भी नहीं दिया, मैं क्या करूं? इस बार तो कुछ भी नहीं दिया। अच्छा, अरे यार ये तो दिया ही नहीं है। ओ माय गॉड, रुको रुको रुको, ये क्वेश्चन अभी मत करो, ये सेकंड लॉ से होगा, ये अननेसेसरी मैंने आपको अभी दे दिया, मत करो मत करो, इसको हटा दो। अभी हमने सेकंड लॉ तो पढ़ा ही नहीं ना, सॉरी, माय मिस्टेक। ठीक है, इसको हटा देते हैं। सेकंड लॉ भी हम पढ़ने के हैं, तो जब पढ़ा ही नहीं है तो यार कैसे करोगे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। लेकिन तुम बोलोगे मैडम यहाँ पे भी तो वेट ही था ना। हाँ, सेकंड लॉ में भी वेट ही रहेगा, बट क्या कैसे थोड़ा सा स्लाइट वेरिएशन है, डिफरेंस है, आपको डिफरेंस के साथ काम करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा कोई क्वेश्चन कर लेते हैं, जाने दो, एक मिनट। चलो 2 मिनट रुको। अब मैं अगेन तुम्हें क्वेश्चन दे रही हूँ, ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देती हूँ। हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड, देखो यहाँ पे डायरेक्टली बोल रहा है कि कितना चार्ज लगेगा, यानी कि वही क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बट कल को अगर ऐसा लिख कर आए कि मैडम बताइए कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लग रही है कुलुम्स में, तो घबराना मत। पहला 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम 3+2 एल्यूमिनियम, मैंने कहा था ऑक्सीडेशन की जगह रिडक्शन भी हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंसेप्ट वही रहेगा, मोल मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी फैक्टर मल्टीप्लाई बाय 96500। थर्ड 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव 2 Mn2+, तो आपको वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट करना है। यहाँ से यहाँ गए कितना हुआ, यहाँ से यहाँ गए कितना हुआ, यहाँ से यहाँ गए कितना हुआ। ठीक है, अगर आप ये वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं तब तो ये डेटा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी in terms of Faraday is required to produce, कितनी terms of electricity required होगी to produce। पहला 20 ग्राम आप कैल्शियम बनाना चाहते हो फ्रॉम CaCl2, ठीक है। दूसरा केस आप 40 ग्राम का एल्यूमिनियम बनाना चाहते हो फ्रॉम Al2O3, कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगेगी इन टर्म ऑफ फेराड, मतलब एफ के टर्म्स में ही आपको आंसर निकालना है। तो देखो पहले तो आपको यहाँ से यहाँ तक का वैलेंसी फैक्टर पता होना चाहिए। कैल्शियम अगर अपने ओरिजिनल फॉर्म में है इसका मतलब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। एल्यूमिनियम अगर अपने ओरिजिनल फॉर्म में है तो इसका मतलब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। CaCl2 में या कभी भी आप किसी भी फॉर्म में देखिए अल्कलीन अर्थ मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होती है, वो होती है 2। तो जब आप यहाँ से यहाँ गए तो चेंज कितने का आया, 2 का, तो वैलेंसी फैक्टर हुआ 2 बराबर। एल्यूमिनियम की भी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होती है, वो होती है +3 अनलेस एंड अनटिल कुछ अलग से डेटा ना दिया हो। तो यहाँ से यहाँ जाने पे वैलेंसी फैक्टर आ गया 3। इससे मुझे मेरा वैलेंसी फैक्टर पता चल गया। क्या 1 मिनट रुकोगे? अच्छा कुछ नहीं, वो अपडेट आया हुआ है, 2 मिनट।
मुझे अपने यहाँ के इंटरनेट का पासवर्ड नहीं पता है, मैं अपना वाला कर देती हूँ, मेरे से कनेक्ट हो जाओ, ठीक है। ये आ ही नहीं रहा तो मैंने क्या हो गया ये? नहीं नहीं कुछ नहीं, फ़ोन में अपडेट आया हुआ है। अच्छा यूट्यूब खोल रहे थे? हाँ। कैसा रहता है, जो ऐप्स होते हैं ना उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, तो वो चेंजेस का अपडेट आया था। अभी देखो मैंने इसको वाईफाई से कनेक्ट कर दिया है, अभी ये अपडेट हो जाएगा। तो जब ये अपडेट पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, तो यहाँ पे ओपन पे ग्रीन कलर का आएगा, तो आप ओपन दबाओगे तो खुल जाएगा। अभी नेट से हो रहा है अपडेट धीरे धीरे, ठीक है, हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। अच्छा अब देखो ये वैलेंसी फैक्टर आपको पता है, वही क्वेश्चन है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फेराइड पूछ रहा है। हर बार आपको मोल दिया हुआ रहता था, इस बार आपको मोल नहीं दिया है, इस बार आपको वेट दिया है, इस बार आपको वेट। तो कोई डरपोक हो क्या वेट से मोल नहीं निकाल सकते? मोल्स क्या होते हैं? वेट डिवाइडेड बाय क्या होता है? मोलर मास, यही होता है ना, मोलर मास या एटॉमिक मास, डिपेंड कि क्या कर रहे हो, है ना। तो आपको वेट कितना दिया है? 20। अच्छा अब मैं बता दूँ, यहाँ एक स्टूडेंट से क्या गलती होती है, मैडम कैल्शियम का एटॉमिक मास रखें या CaCl2 का रखें? तो आप ये पढ़िए ना कि मतलब किसकी इलेक्ट्रोलिसिस की जा रही है। फ्रॉम CaCl2 बोला है ना, क्या बोला है उसने? फ्रॉम CaCl2, उसने क्या बोला है? फ्रॉम CaCl2। तो CaCl2 का आप रखेंगे, ठीक है। आप किसका रखेंगे? CaCl2 का रखेंगे, जो कि होता है 111। तो इससे आपको मोल्स पता चल गया। अब हमारा फॉर्मूला क्या है? हमारा फॉर्मूला है, अगर आपको क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि अगर आपको चार्ज निकालना है तो फॉर्मूला होता है मोल्स मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी फैक्टर मल्टीप्लाई बाय 96500। बट क्वेश्चन वाला कह रहा है कि फेराड में ही आंसर रखो, तो यानी कि वो जो 96500 है, उस 96500 को मत लिखो, उसकी जगह F लिखो। 1 फेराड इक्वल टू 96500 कुलूम्स होता है। यानी कि अगर आपको कहीं 96500 डालने का मन नहीं है तो आप अपने आंसर में वहाँ F लिख सकते हो, ठीक है। मोल्स है 20/111, वैलेंसी फैक्टर कितना है? 2 है। सो कैलकुलेशन अगर आपने की तो आंसर आएगा 40/111 फेराड, ये इसका आंसर आएगा, खत्म, ठीक है। तो ये काम था छोटा सा प्यारा सा, कर लेना, तुम्हारे लिए रखा गया है, एज सच कोई कठिन नहीं है। अच्छा 1 मिनट रुको जरा, कुछ गड़बड़ हो गई है, सॉरी, यहाँ 111 नहीं लेंगे, फ्रॉम CaCl2, बट प्रोड्यूस तो Ca हो रहा है ना, तो प्रोड्यूस जो हो रहा है उसका लेंगे। खैर कैल्शियम का कितना होता है? 40, तो ये आप कर लेना, कितना आ जाएगा? 40/40 यानी कि 1 फेराड। वैसे ही किसका लेंगे? एल्यूमिनियम का लेंगे, वैसे ही किसका लेंगे? एल्यूमिनियम का लेंगे, है ना। तो ये खैर मैंने बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल्स कराए थे। कुछ न्यूमेरिकल्स अब हम लोग कॉपी चेकिंग करते वक्त करेंगे फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के। फिलहाल इस डिस्कशन को अभी यहाँ पर हम लोग समाप्त करते हैं, ठीक है। इसके आगे की जो क्लास है